दोस्तों आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। जो कि गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है, जिस दिन लागू हुआ था कानून, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि कानून लागू हुआ था। इसी वजह से हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि रिपब्लिक डे। तो 75वां गणतंत्र दिवस, इस पर मुख्य अतिथि जो हैं भारत के चीफ गेस्ट। ऐसी हमारे देश में परंपरा है कि विदेशी लोगों में से किसी एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में बुलाया जाता है। तो इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, माफ कीजिए, इमैनुअल मैक्रो। वो मुख्य अतिथि हैं भारत के इस रिपब्लिक डे पर, यानी कि गणतंत्र दिवस पर। तो आज की हमारी क्लास है संविधान की क्लास है, राष्ट्रीय प्रतीकों की क्लास है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। और राष्ट्रीय ध्वज का विश्लेषण करेंगे। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज को क्या बोलते हैं? झंडा भी बोलते हैं, पताका भी बोलते हैं, केतु भी बोलते हैं, तिरंगा भी बोलते हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। हिंदी का भी पर्यायवाची याद रखना है आपको। केतन भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना। केतु या केतन पताका या राष्ट्रीय ध्वज का ही पर्यायवाची शब्द है। तो चर्चा करते हैं। बहुत सारे बेसिक पॉइंट है इसमें संविधान के, आपको पता होना चाहिए हमारे देश के फ्लैग के बारे में, राष्ट्रीय झंडे के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के विषय में। कब अपनाया गया, संविधान सभा की कौन सी समिति बनी जिसने इस विषय पर कार्य किया था, कौन से विषय पर? झंडा वाले विषय पर कार्य किया था, है ना, झंडा से संबंधित कार्य किया। तो पहला पॉइंट देखते हैं। टॉपिक है हमारा संविधान का ही राष्ट्रीय ध्वज के विषय में चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में चर्चा करेंगे। संविधान की क्लास है। तो पहला पॉइंट देखिए आप, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा भैया? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है हमारा। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक जय हो, है ना, जो राष्ट्रीय गान है हमारा। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अब इन दोनों जो राष्ट्रीय शब्द लगाए, यानी कि राष्ट्र के हैं, वो हमारे देश के हैं, है ना, संविधान ने उनको अपनाया है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय हो, जो आप जानते हैं, हम पढ़ते आते हैं, सॉरी उसको बोलते आते हैं स्कूल के समय से। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे ये दोनों। कब अपनाए गए थे? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने दोनों को अपनाया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। इसी बैठक में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी नोट कर लेना। कौन सी? 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? छपरा जिले के। संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय भाई साहब कंप्यूटर जी, उस समय जो तदर्थ समिति बनी थी, यानी कि झंडा समिति का काम किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे और झंडा समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय गान जो लिखा गया वो कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। भाषा पूछी गई है कई बार कि राष्ट्रीय गान जो हमारा है, जैसे 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में कंप्यूटर जी? 52 सेकंड में। बांग्ला भाषा में लिखा गया, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहाँ के निवासी थे? बंगाल के। और बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली या बांग्ला भाषा। तो उसी भाषा में उन्होंने मूल रूप से लिखा। तो बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान को लिखा। भाषा नोट कर लेना, बांग्ला भाषा। पहली बार राष्ट्रीय गान 1911 में गाया गया था। जो प्रश्न आता है कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 1911 में। और कहाँ गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। कौन से अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन था ये 1911 में, तो जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। जो हमारा ध्वज होता है उसमें एक कलर होता है और उस रंग का नाम क्या है? केसरिया। उस रंग का नाम क्या है? केसरिया रंग, ठीक है। तो केसरिया किस चीज का संदेश हमें देता है? तो साहस, त्याग या बलिदान। साहस, त्याग या बलिदान का प्रतीक होता है केसरिया रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, ठीक है। एक और रंग होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जिसका नाम है हरा। हरा जो रंग है वो किसका प्रतीक है? भूमि की उर्वरता का या समृद्धि का। देश की क्या होनी चाहिए? समृद्धि होनी चाहिए। या क्या होनी चाहिए? उन्नति। या फिर क्या होनी चाहिए? प्रगति होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत सर?
ओके सर, तो हरा किसकी बात करता है? भूमि की उर्वरता के बारे में, है ना। भूमि जब उर्वरक होगी, जब अच्छा उत्पादन होगा तो देश भी कैसा होगा? संपन्न। क्योंकि भारत कैसा देश है? किसानों का देश है भारत। गाँव में बसने वाला अधिकतम जनसंख्या गाँव में रहती है, तो गाँव में जो जनसंख्या निवास करती है भैया वो कृषि करती है, आप जानते हैं। जब उनकी अच्छी कृषि होगी तो वो संपन्न होंगे, तो देश भी संपन्न होगा, अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा। तो उर्वरता या समृद्धि या उन्नति की बात कौन सा रंग बताता है हमें? हरा, हमारा झंडे का। अगला सफेद रंग है। कौन सा रंग है? सफेद। सफेद किस चीज का प्रतीक है? शांति और सच्चाई का। सफेद जो रंग है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। एक एक पॉइंट नोट कर लेना, क्लास को शेयर भी कर दिया करो भैया अपने दोस्तों के साथ। मेरे काले पीले गुलाबी हो, इसको लिखने के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ शेयर कर दिया करो। अगला पॉइंट आता है प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका अनुपात कितना है? तो अनुपात है 3:2, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3 और चौड़ाई कितनी है? 2। तो 3:2 के रेशियो में हमारे झंडे की लंबाई और चौड़ाई है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है बीच में, और चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। ठीक है। इस चक्र का जो संदेश है हमारे भारत के लिए वो किस चीज का है? न्याय का। ये न्याय का प्रतीक है जो चक्र है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। जो चक्र है बीच में जिसमें 24 तीलियां होती हैं, वो किसका संदेश देता है? हमें न्याय का संदेश देता है। ठीक है, कि न्याय सभी को मिलना चाहिए भारत के भीतर, या सभी नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। विदेशी भूमि पर पहली बार 1907 में स्टुअर्टगार्ड, एक शहर का नाम है जी स्टुअर्टगार्ड, तिरंगा फहराया गया था। और स्टुअर्टगार्ड कहाँ पे? जर्मनी में। पहली बार विदेशी धरती पर जर्मनी में तिरंगा फहराया गया था, और किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत में पहली बार तिरंगा 1906 में फहराया गया था कलकत्ता के स्क्वायर पार्क में। ये कलकत्ता में एक जगह का नाम है स्क्वायर पार्क में, वर्ष 1906 में फहराया गया था भाई साहब, है ना। विश्व में बात करें तो 1907 में जर्मनी में, और भारत में 1906 में। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, भारतीय तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया फाइनली कि हमारा झंडा कैसा होगा, कौन सा रंग ऊपर रखा जाएगा, कौन सा मध्य में और कौन सा उसके नीचे रखा जाएगा। तो भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया नामक व्यक्ति के द्वारा भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था, ये नोट कर लेना। और पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के निवासी थे, रहने वाले थे। इन्होंने जो डिजाइन तैयार किया था, इनके डिजाइन को 1931 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1931 में, ये नोट कर लेना। अगला है, राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बाघ। कब अपनाया गया? 1973 में राष्ट्रीय पशु को अपनाया गया, बाघ को। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। कमल को 1950 में अपनाया गया। बाकी की आप जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद है ना, इनको तो आप पढ़ लेना। राष्ट्रीय मिठाई क्या हमारी? जलेबी है। ऐसे बेसिक पॉइंट आप पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को अपनाई गई। राजभाषा क्या है हमारे भारत की? हिंदी है राजभाषा। राजभाषा क्या है? हिंदी। इसे राजभाषा बोलते हैं, ना कि राष्ट्रभाषा। तो 14 सितंबर 1949 को अपनाई गई। इस वजह से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? अशोक स्तंभ। ये 1950 में अपनाया गया था। जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा वो क्या है? सत्यमेव जयते, अशोक के स्तंभ के साथ। तो इसे 1950 में अपनाया गया था, है ना। अगला पॉइंट हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसे कब अपनाया गया? 2009 में। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 2009 में। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। ठीक है कंप्यूटर जी? कंप्यूटर जी एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे भूत की तरह बैठे हों। अगला पॉइंट है, नई संसद का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। कब किया गया? 28 मई 2023 को। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने सेंगोल स्थापित किया था लोकसभा में, जो सत्ता का हस्तांतरण का वो होता है प्रतीक, है ना। 28 मई को 1947 से 1950 तक जो भारत का शासन था, भारत के शासन का जो आधार था वो क्या था? 47 से, माफ कीजिए सही कह रहा हूँ क्या? कौन सा पॉइंट लिखा है भाई? 1947 से 50 तक गलत लिख दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। सही लिखा है, हाँ सही है। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 50 में संविधान लागू हुआ हमारा। तो 47 से 50 तक इन 3-4 सालों में जो हमारा शासन चल रहा था, हमारे शासन की व्यवस्था चल रही थी, हमारा कानून चल रहा था भारत का, वो कौन से कानून के आधार पर चल रहा था?
तो वो चल रहा था 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर चल रहा था। 47 से 50 के बीच में यही कानून चल रहा था भारत में, 1935 भारत शासन अधिनियम चल रहा था। अगला पॉइंट है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज, हमारा झंडा। गलत मत कर देना कंप्यूटर जी, क्लास को शेयर कर देना, दबा के शेयर कर दिया करो। लाइक करने में भाई साहब कोई कंजूसी नहीं, बिल्कुल लगातार आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट क्लास पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पेपर के हिसाब से, बिल्कुल डिक्टो क्लास पढ़ा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आने चाहिए उस आधार पर मेरी क्लासेस हैं सभी, और सभी क्लासों को देखते रहो, आप रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसियों को और पड़ोसियों को शेयर करते रहिए क्लास को, है ना। शेयर करते रहिए, रिश्तेदारों को जरूर करो, अपने मिलने वालों को या मिलने वालियों को, सभी को करो, किसी में भेदभाव नहीं है। तो सभी के लिए शेयर करते रहो, क्लास को पहुंचाते रहिए उनके पास तक पढ़ाई को। अगला प्रश्न है 1931 में पिंगली वेंकैया के ध्वज को अपनाया गया था। ये पॉइंट मैंने अभी बता दिया, फिर दोबारा आ गया है। जो इस समय जो हमारा झंडा है, इस समय जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी डिजाइन किसने दी थी? पिंगली वेंकैया साहब ने, वो आंध्र प्रदेश के निवासी थे। तो इन्होंने जो डिजाइन दी, इस डिजाइन के झंडे को 1931 में अपनाया था कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने उस समय, माफ कीजिए कांग्रेस पार्टी ने, जो आज़ादी की लड़ाई उस समय लड़ रही थी। अगला ये करंट का क्वेश्चन है 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में मनाया जाएगा। ठीक है, 14वां राष्ट्रीय कौन सा है? मतदाता, वोटर डे। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मत का इस्तेमाल करना चाहिए चुनावों में, जब, है ना। और हमारे जब मत का इस्तेमाल कब करते हैं? जब 18 वर्ष उम्र हो जाती है। इससे पहले कितनी उम्र थी? 21 साल थी, लेकिन 21 साल को खत्म कर दिया। अब कितनी उम्र है? 18 साल का व्यक्ति हो जाएगा तो वोट डालेगा, है ना। व्यक्ति, महिला, पुरुष, लड़की, लड़का, कोई भी हो, तो 18 का मेरे भैया वोट डालता है व्यक्ति। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर डे, 25 जनवरी को मनाते हैं भारत में। तो देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। एक दिन बहुत सारे दिवस हो सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक ही दिवस को, बहुत सारे दिवस अलग अलग देशों में मनाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत में ये 2 दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 25 जनवरी को। और देखिए 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपनी स्थापना दिवस भी मनाता है। 25 जनवरी को हिमाचल अपनी स्थापना दिवस मनाता है। 19वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कौन सा है? ये 19वां विश्व संस्कृत सम्मेलन काठमांडू में होगा, नेपाल की राजधानी में। इसी साल में होगा, 2024 में। कब होगा? 2024 में विश्व संस्कृत सम्मेलन है 19वां, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कंप्यूटर जी कोई दिक्कत तो नहीं सर? कमेंट बॉक्स में बताओ, भारत की सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा कौन से राज्य की है? फटाफट से बताना कमेंट बॉक्स में। अगला पॉइंट है 49वां भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर साहब को, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कहाँ के मुख्यमंत्री रहे? बिहार के 2 बार। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो आपदाएं आती है ना, प्राकृतिक आपदाएं, जिन्हें तूफान कहते हैं हम, तूफान कह लीजिए अपनी भाषा में, या चक्रवात कहेंगे। ये प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा कहाँ पे आती हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे ज्यादा समस्या होती है, बहुत सारे तूफान चक्रवात आते रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में मेचोंग आया था, है ना। कौन सा आया था? बंगाल की खाड़ी में मेचोंग आया था। जैसे किसने नाम दिया था मेचोंग को? म्यांमार ने, म्यांमार की सरकार ने उसे मेचोंग नाम दिया था। नेहरू रिपोर्ट, ये संविधान का क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री का। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुई थी? 1928 में। किसने तैयार करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट एक तरीके से संवैधानिक सिद्धांत जो होने चाहिए भारत के लोगों के बीच में लागू करने के लिए, वो एक रिपोर्ट थी, पूरा मसौदा था। संविधान के सिद्धांत कैसे होने चाहिए, संविधान किस तरीके से बनाया जाना चाहिए हमारे लोगों के लिए, तो वो तैयार किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। और इनके साथ में 6 लोग और थे, 7 सदस्यीय टीम थी इनकी। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इन्होंने बना करके तैयार करी, और 28 अगस्त 1928 को इसे पेश भी किया था कांग्रेस के सामने, है ना। और इसमें ये सारी चीजें रखी थी जो आज हम संविधान में पढ़ते हैं। इसमें मौलिक अधिकारों की भी बात करी थी उस समय मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में, कि भारत के लोगों के लिए क्या होना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए, जो कि इस समय मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, 12 से 35 तक है। अमेरिका के संविधान से इनको अपनाया गया है। मूल अधिकार जो कि संविधान के द्वारा निवासियों को दिए गए हैं अथवा प्रदान किए गए हैं।
जो कि उनके जीवन से जुड़े हुए अधिकार हैं, पूरे के पूरे मौलिक अधिकार, है ना। उनके खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से, चलने से, जाने से, आने से, काम, रोजगार, सारी चीजों में मौलिक अधिकार जुड़े हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में ये तैयार किए गए थे। विश्व की सबसे गहरी झील, अब ये देखो अब जो करंट पढ़ा रहे क्वेश्चन में वैसे झंडे के बारे में बताया, अब एक क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का है आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है आपको, ऐसे ही तैयारी करनी है कंबाइंड क्वेश्चंस की जीएस में। विश्व की सबसे गहरी झील, उसकी गहराई ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है झील की। आप उसमें कूदोगे, छलांग लगाओगे तो डूबोगे नहीं, बिल्कुल ऊपर आ जाओगे। और नहीं माने तो कूद के देखना है कभी जा करके। और जाने के लिए आपको वीज़ा, पासपोर्ट की, पहले पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी आपको। रूस जाना पड़ेगा इस झील को देखने के लिए, और रूस में भी जाना पड़ेगा आपको साइबेरिया नामक इलाके में। और साइबेरिया विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र है। साइबेरिया विश्व का कैसा है, सबसे ठंडा इलाका है, बिल्कुल कोल्डेस्ट एरिया है, शीत क्षेत्र है। उस इलाके में ये झील है जिसका नाम है बैकाल झील, जिसे पर्ल ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, मोतियों की झील भी कहते हैं वहाँ पे से, है ना। क्योंकि इसका पानी जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब सूर्य निकलता है तो चमकता है पानी एकदम मोतियों की तरह, तो क्या बोलते हैं, पर्ल ऑफ लेक, है ना। तो कहाँ पे है दुनिया की सबसे गहरी झील, रूस में। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि यूपी का अथवा भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है। ये ग्रेटर नोएडा में इसका निर्माण कार्य जारी है। इसे ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। जेवर उस जगह का नाम है जहाँ पे ये बनाया जा रहा है। ताज के इसके बगल से एक एक्सप्रेसवे है जो आगरा से नोएडा को जोड़ता है या नोएडा को आगरा से जोड़ता है, इस वजह से उसका ताज नाम दे दिया गया है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। इस क्लास में हमने आपको संविधान के बेसिक पॉइंट, राष्ट्रीय ध्वज के विषय में बताया और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पढ़ाए और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के भी। कंबाइंड क्लास थी, हमारा एक निचोड़ था। कोशिश है हमारी कि जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से मैंने कोशिश करी है आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाने की। क्लास कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, अपने रिश्तेदारों के पास अवश्य शेयर करें और अपने नए नए जो भी आपके ब्याह शादी हो रहे हैं उनके पास अवश्य शेयर करें क्लास को, क्योंकि उनको भी पढ़ाओ, है ना। देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, यही उद्देश्य होना चाहिए। और हर व्यक्ति को समाज के शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित होगा तभी वो जीवन में आगे कुछ कर पाएगा। थोड़ी बहुत जो भी उन्नति करनी होगी वो बिना शिक्षा के संभव नहीं है, इस वजह से शिक्षा बहुत जरूरी है। तो इसी शब्दों के साथ अपनी क्लास को हम विराम देते हैं। सभी के ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे। सभी को जय श्री राम, नमस्कार, राधे राधे।